एक दिन सास के नाम रसोई। चल जानकी, अब कुछ दिनों बाद तेरी बहू आ जाएगी, फिर तुझे तेरी रसोई से फुर्सत मिल जाएगी। हाँ माँ, भाभी आएंगी फिर तो भाभी अपने तरीके से रसोई संभालेंगी। हाँ, और फिर तो बहू के हाथ का ही खाना खाएगा पूरा परिवार। बहू सिर्फ रसोई के काम करेगी, बाकी रसोई को कैसे रखना ये सब कुछ मैं देखूंगी। हाँ हाँ, पहले बहू को आने तो दो, फिर देखते हैं बहू रसोई संभालती है या मुझे ही संभालना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और जानकी अपने बेटे की शादी करके बहू को घर लाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह। जा बहू, आज तेरी पहली रसोई है और आज से तू अपनी रसोई को अच्छे से संभालियो। रसोई उसकी नहीं है माँ जी, और हाँ बहू, रसोई को बस संभालना है, रसोई पर हक मत जमा लेना। मैं क्यों हक जमाऊंगी सासू माँ, रसोई भी क्या भला हक जमाने की चीज है। राधिका रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। इस दौरान रसोई पूरी तरीके से गंदी हो जाती है, कहीं जूठे बर्तन, कहीं प्याज मिर्ची के छिलके गिरे हुए होते हैं। तभी वहां आकर जानकी ये सब देखकर, सत्यानाश बहू, ये क्या हालत मचा रखी तूने रसोई की, इस तरह से भला खाना बनाया जाता है, पूरी रसोई गंदी कर रखी है। वो माँ जी, अभी रसोई में खाना बन रहा है ना, इसीलिए रसोई फैली हुई है, मैं खाना बनाने के बाद पूरी रसोई साफ कर दूंगी। तभी जानकी राधा के हाथ में पनीर के पैकेट देखकर, बाप रे, इतना सारा पनीर एक बार में बना रही है, ला इधर दे पनीर के पैकेट, और ये रख एक पैकेट, इतना बहुत है सबके लिए। जब रसोई में आकर सब कुछ अपने हिसाब से ही करना था माँ जी को, तो मुझे यहाँ भेजा ही क्यों है। ठीक है माँ जी, मैं इतना ही बना देती हूँ। अब कुछ देर बाद राधिका अपनी पहली रसोई का खाना परोसती है। वाह बहू, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तूने। हाँ बहू, खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भाभी, खाना तो अच्छा था पर मेरा पेट नहीं भरा क्योंकि आपने खाना बहुत कम बनाया था। लगता है बहू को भी खाना पीना बनाने का हिसाब किताब ठीक से पता नहीं है। ओ बेटे, मेरी सास तो बड़ी चालाक निकली, रसोई में मुझे खुद राशन देने में कमी की और अब यहाँ कहती है कि मुझे खाने का हिसाब किताब नहीं पता। सबको खिलाने के बाद राधिका रसोई में आती है, जहाँ सिंक में ढेर सारे जूठे बर्तन रखे होते हैं। अरे यार, कितने सारे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, पर मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ इतने लोगों का खाना बनाकर। जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, शाम को उठूंगी तो रसोई साफ करके रात का खाना बना लूंगी। राधिका जाकर अपने कमरे में सो जाती है। तभी शाम 5 बजे जानकी रसोई में जूठे बर्तनों पर मक्खियां भिनभिनाती देखकर, हे भगवान, जूठे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं और ये आराम से सो रही है महारानी। क्या हुआ बहू, क्या बड़बड़ा रही है खुद में। ये देखिए माँ जी, बहू ने रसोई के जूठे बर्तन अब तक नहीं धोए और गंदगी की वजह से उस पर मक्खियां भिनक रही हैं। तभी आंखों को मलती हुई राधिका वहां आती है। बहू, अगर नींद पूरी हो गई हो तो जाकर अब रसोई के जूठे बर्तन धो ले जिस पर मक्खियां भिनक रही हैं। अरे सासू माँ, वो इतने सारे जनों का खाना बनाकर उन्हें खिलाकर मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई, मैं अभी सारा साफ कर देती हूँ। अब राधिका फटाफट रसोई में बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब राधिका अपने सास के यूं बार बार टोक रोक से परेशान रहने लगती थी। इसी तरह एक दिन राधिका डाइनिंग टेबल पर खाना प्लेट में परोस रही थी। तभी जानकी खाली प्लेट को अपने हाथ में उठाते हुए, अरे बहू, खाने की प्लेट को ठीक तरीके से मांजती नहीं है क्या, सभी प्लेट में तेल की चिकनाई लगी हुई है। करती तो हूँ माँ जी, शायद इसमें लगी रह गई होगी, लाइए मैं दूसरा प्लेट लगा देती हूँ आपके लिए। क्या बात है बहू, तू भी क्या बाल के खाल निकालती रहती है, रसोई संभालना कोई आसान बात थोड़ी है, थोड़ी बहुत भूल तो सबसे हो जाती है। ऐसे कैसे माँ जी, हमसे तो आज तक नहीं हुई भूल चूक, तो मेरी बहू से कैसे हो सकती है। तभी उस दिन गुस्से में राधिका बर्तनों को मांजती हुई, ये मेरी सास अपने आप को समझती क्या है, जब से मैं आई हूँ तब से मेरे रसोई के कामों में कमी निकालती रहती है, बर्तन धोना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, रसोई साफ करने नहीं आती। अरे अरे, मैं कहती हूँ मामूली बात है क्या, इतने परिवार वालों के साथ रहकर अकेले रसोई को संभालना। अरे एक दिन, बस एक दिन खुद संभालना पड़ गई ना रसोई तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ खाली बोतलों को पकड़ी हुई निधि, माँ, इतनी तेज प्यास लग रही है और फ्रिज में एक भी पानी की बोतल नहीं है, सारी बोतल खाली पड़ी हुई हैं। अरे तो क्या हो गया निधि, तुम 2 बोतल फ्रिज में भर के नहीं लगा सकती हो क्या। अरे ये क्यों लगाएगी बोतल भर के फ्रिज में, बहू रसोई संभाल रही है तो ये सब तो बहू को देखना चाहिए ना। तभी गुस्से से तिलमिलाती जानकी रसोई में आकर, बहू, गर्मी का मौसम चल रहा है और तू है कि फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखती, अब क्या सारा परिवार ठंडा पानी पीने के लिए क्या पड़ोस के घर में जाएगा।
नहीं माँ जी, मैं बस पानी की बोतल लगाने ही वाली थी, लेकिन मैं रसोई के दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसलिए पानी की बोतल नहीं भर पाई। पता नहीं, तेरा तो रसोई का काम ही खत्म नहीं होता। ऐसा क्या करती रहती है सारा सारा दिन रसोई में? वो तो आपको पता चलेगा सासू माँ, जब आप खुद एक दिन इस रसोई को संभालेंगी। काम ही करती हूँ माँ जी रसोई का, और क्या करूंगी? लाइए बोतल भर देती हूँ। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन रसोई के मुद्दे पर सास बहू की लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन जानकी अपने हाथों में जाला साफ करने वाला लेकर रसोई में आती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या लेकर आ गई आप रसोई में? बहू, तुझे तो दिखाई दे नहीं रहा कि रसोई में कैसे मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं? अरे जब से आई है तब से रसोई में झाड़ू भी मारा है ठीक से? अच्छा सासू माँ, मैं झाड़ू नहीं लगाती तो और कौन आकर मार जाता है इस रसोई में झाड़ू? आपको रसोई में कभी मेरा काम दिखाई नहीं देता क्या? तभी दोनों सास बहू की चिल्लम चिल्ली सुनकर परिवार के बाकी लोग वहां आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ राधिका? किस बात की बहस चल रही है दोनों सास बहू में? क्या हुआ जानकी, क्यों भिड़ी पड़ी है अपनी बहू से? मैं बताती हूँ दादी सास। सासू माँ को लगता है कि मैं रसोई को ठीक तरीके से नहीं संभालती। अब आप बताओ दादी सास, आपको भी यही लगता है क्या? जितना हो पाता है बहू तुझसे, उस हिसाब से तो तूने रसोई अच्छी भली संभाल रखी है। वही तो दादी सास जी, पर सासू माँ को ये बात समझ नहीं आती। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर एक बार रसोई जानकी से ही संभलवानी चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि कल पूरे एक दिन की रसोई तेरी सास के नाम होगी, सब कुछ वही करेगी। तभी अपनी कलाइयों को घुमाती हुई जानकी, मुझे ये फैसला मंजूर है, और देखना बहू से तो अच्छी रसोई संभाल लूंगी मैं। अगले दिन सुबह रसोई में खड़ी जानकी, हे भगवान, रसोई में कितनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। वैशाली वहां आकर, ये क्या जानकी, अब तक तेरे खानों की कुकर की सीटियां ही बज रही हैं, खाना कब बनेगा? जल्दी बना, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस बनने वाला है माँ जी। अच्छा हुआ दादी सास ने एक दिन की रसोई सास के नाम कर दी। आखिर सास को भी तो पता चले कि अकेले रसोई बहू कैसे संभालती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार जानकी के हाथ का खाना खाते हुए, भाभी वाला स्वाद नहीं आ रहा है माँ आपके हाथ में। इतने घंटे से रसोई में लगी हुई थी जानकी तू, उसके बाद भी तूने इतना वाहियात खाना बनाया है। चल अभी तो खा लिया, पर दोपहर के खाने में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या, मैंने इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से खाना बनाया और इन्हें खाना पसंद नहीं आया? इसी तरह दोपहर 2 बजे जानकी रसोई में सिंक में जूठे बर्तनों को देखकर, हे भगवान, इतने सारे जूठे बर्तन को साफ करना है, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है, फिर रसोई की सफाई भी करनी, कैसे होगा इतना सब कुछ अकेले मुझसे? वहीं दूसरी तरफ रसोई की खिड़की से राधिका ये सब देखकर, अरे सासू माँ, आप ये बर्तन ठीक से धोई हैं? अभी बर्तनों में जूठन लगा है। सासू माँ के शक्ल पर तो 12 बज रहे रसोई के काम को देखकर। एक दिन की रसोई सास के नाम की थी और सासू माँ की तो आधे दिन में ही हालत खराब हो गई। अभी तो रात का काम बाकी ही है। इसी तरह अब जानकी रात की रसोई को संभालते हुए, माँ जी रात के खाने में क्या बना दूं? बहू, रात के खाने में मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, रायता, मूंग दाल का हलवा, ये सब बना ले। और हाँ, रसोई में जितना राशन निकाल कर रखा है उतने में ही बनाना है तुझे। जानकी रसोई में आकर रात का खाना बनाने लगती है। हे भगवान, ये रात जल्दी खत्म हो, क्योंकि एक दिन रसोई अपने नाम करके तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरा बस की नहीं है अब रसोई संभालना, और ऊपर से इतनी कम राशन में सबके लिए खाना बनाना। रसोई के बाहर खड़ी राधिका ये देखकर, अरे ये क्या, एक दिन रसोई सास के नाम क्या की मेरी सासू माँ के तो छक्के ही छूट गए। आज इन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि रसोई में कितने काम होते हैं और अकेले रसोई संभालना सबके बस की बात नहीं है। इसी तरह जानकी जैसे तैसे करके एक दिन की रसोई संभालती और अगले दिन घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। अरे सावित्री, कमला, तुम यहाँ? हाँ वैशाली दीदी, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले, इसलिए हम दोनों आपसे मिलने आ गए। जाओ बहू, जल्दी जल्दी कुछ पकवान बना लो। दूर खड़ी राधिका अपनी सास से, माँ जी आप जाकर रसोई संभालेंगी या मैं संभालूं? ये पकड़ बहू रसोई की चाबी, क्योंकि एक दिन में मुझे समझ में आ गया कि रसोई संभालना इतना भी आसान नहीं है और मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए तू ही संभाल इस रसोई को। तभी राधिका हंसती हुई अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी, मैं संभाल लेती हूँ। अब राधिका फटाफट मेहमानों को पकवान बनाकर खिलाती है और इस दिन के बाद से राधिका अपने अनुसार रसोई को संभालने लगती है। सुमन एक बार स्कूल में सभी लड़कियों को देख, सब कितनी अच्छी साड़ियां पहन कर आई हैं। एक तू ही है जो अपनी मम्मी की साड़ी पहन कर आई है, बिल्कुल आंटी जी लग रही है, आंटी जी।
बेचारी के पास कपड़े ही नहीं थे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसने स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर फैशन डिजाइनर कॉलेज में अपना एडमिशन तो करवा लिया, पर वहाँ ये अपनी स्टडी पूरी कैसे करेगी इन घटिया कपड़ों में। सारी लड़कियां बेचारी गरीब सुमन का काफी मजाक बनाती हैं, जिसके बाद फेयरवेल पार्टी खत्म होते ही सुमन रोती हुई घर आती है। मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैं गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीऊंगी। मैं एक दिन इन सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं गरीब नहीं हूँ। सुमन रोते हुए खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां उसकी गरीब माँ सुमित्रा और पिता अशोक आते हैं और अपने गरीब माता पिता को देखकर मन ही मन सुमन खुद से कहती है, मेरे माँ बाप मेरे लिए जितना कर सकते हैं वो उतना कर रहे हैं। अमीर लोगों का कोई हक नहीं है कि वो मेरा मजाक बनाए या मेरी इंसल्ट करें। अपने माता पिता को देख सुमन खुद को संभालती है और सुमन के पिता उससे कहते हैं, अरे आज तो मेरी बेटी का फेयरवेल था। कैसा रहा स्कूल का फेयरवेल? अब तो बहुत जल्द मेरी बेटी फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में जाएगी, वो भी अपने दम पर। बेटा अगर तुझे कुछ भी चाहिए हो तो अपने इस गरीब पिता को जरूर बताना। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप पहले आंटी से बात कर लो। मुझे उनसे सिलाई सीखनी है। थोड़ी बहुत तो आती है मुझे, पर मुझे अब परफेक्शन चाहिए। कॉलेज में सिलाई थोड़ी ना सिखाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, मैंने बात कर ली है, तू कल से ही चली जाना। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो अगले ही दिन सरला के पास सिलाई सीखने के लिए घर से निकलती ही है कि तभी सुमित्रा बाहर आती है और अपनी कुछ फटी पुरानी साड़ी अपनी बेटी को देती है। और ये देख उसकी अमीर पड़ोसन कविता जोर जोर से हंसने लगती है। वो देखो, इनकी बेटी फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही है, साथ में सिलाई भी सीख रही है, और सिलाई भी कितने गंदे कपड़ों पर सिलाई सिखा रही है। भगवान न करे कि कभी मुझे ऐसे दिन देखना पड़े। अरे चुप कर बेटा, जब तेरी बारी आएगी तो हम तुझे मॉल से अच्छे कपड़े ला कर देंगे, क्यों जी? और नहीं तो क्या, इकलौती बेटी है हमारी, इतना महंगा कोर्स कर रही है, इसकी पढ़ाई पर हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो क्या हम उसे अच्छे कपड़े लाकर नहीं दे सकते? बेटा तू इन लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान मत दे और सिलाई सीखने के लिए जा। अशोक के बोलने पर सुमन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सिलाई करने के लिए चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन। सुमित्रा, मैं क्या कह रहा था कि सोमवार से हमारी बेटी कॉलेज जाएगी और उसके पास पुरानी ड्रेस है। कॉलेज में लोग उसका मजाक न बनाए, इसलिए हमें उसके लिए कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। चलिए मेरे पास 500 रुपए रखें, हम उसी पैसे से बाजार से अपनी बेटी के लिए फिलहाल एक सूट तो ले आते हैं। अब सुमित्रा अपने पति के साथ बाजार जाती है और वहां से अपनी बेटी के लिए 500 रुपए का एक सूट लेती है। तो वहीं विनोद भी अपनी बीवी के साथ शोरूम में जाता है और अपनी बेटी के लिए 1 पीस ड्रेस गिफ्ट पैक करवा लेता है। अब दोनों जब अपने घर आने लगते हैं तो विनोद गरीब अशोक के हाथों में सूट देख हंसने लगता है। क्या अशोक भाई, अपनी बेटी के लिए इतने सालों में पहली बार कपड़ा खरीदा, वो भी बाजार का इतना सस्ता। अरे मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए शोरूम से ड्रेस लेकर आया हूँ, वो भी ब्रांडेड, और मैंने तो इसे पैक भी करवा लिया है। मेरी बेटी जब अपना गिफ्ट खोलकर देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी, पर तुम्हारी बेटी कहीं अपनी ड्रेस देखकर दुखी ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप, बेचारी पहले दिन कॉलेज जाएगी और इतना गंदा सूट, सब कितना हंसेंगे उस पर। विनोद की बातें सुनकर अशोक बिना कुछ बोले अंदर जाता है और उस सूट को पेटी में बंद कर देता है। इस सूट को ऐसे ही छुपा के रखना, अगर हमारी बेटी के हाथ लगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी कि उसके गरीब माँ बाप उसके कॉलेज के लिए एक ढंग का कपड़ा भी नहीं दे सकते हैं। अशोक जब कपड़े छुपा के रख रहा होता है तो दरवाजे से आ रही सब कुछ सुमन अपनी आंखों से देख लेती है, और जब उसका कॉलेज का पहला दिन होता है तो वो पेटी से वही सूट निकाल कर पहनती है और अपने पिता से कहती है, पापा आपका दिया सब कुछ मुझे बहुत पसंद है और ये सूट मुझे पहनना है, ना कि उस अमीर कविता को, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुश हूँ और ये सूट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सुमन की ऐसी बातें सुनकर अशोक की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अब सुमन अपने पिता के आंसू पोंछ कॉलेज जाती है और जब सभी कॉलेज वाले उसकी ड्रेस देखते हैं तो जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, सही कहती थी कविता, तुम गरीब फैशन डिजाइनर का भले ही कोर्स क्यों ना सीख लो, पर अपना ड्रेसिंग सेंस कभी ठीक नहीं कर पाओगी। अरे तुम देख लेना, जब हमारा कॉलेज खत्म होगा तो हम सब एक बड़े फैशन डिजाइनर बनेंगे, पर ये बेचारी टेलर बनकर रह जाएगी। कॉलेज में हर बच्चा बस सुमन का मजाक बनाता है, पर वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती और इसी तरह रोज कॉलेज जाती और फैशन डिजाइनर की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और घर जाकर सिलाई सीखने के लिए भी जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने हाथों से एक अनारकली सूट बनाती है
जिसे पहनकर वो कॉलेज जाती है, जो उसने काफी अच्छा सिला था। इसलिए सपना नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, कोई कुछ भी बोले पर अब तुम पहले से अच्छे कपड़े पहनकर आती हो। खुद सिला है क्या? हाँ, मैंने ये खुद सिला है और अब मैंने कुछ और नए डिजाइन सीखे हैं। मुझे तुम्हारा ये ड्रेस बहुत पसंद आया। तुम फैशन डिजाइनिंग का सही इस्तेमाल कर रही हो, साथ के साथ सिलाई भी सीख रही हो। तुम्हें इंटर्नशिप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें तो डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही सिलाई आती है। तुम्हारे हाथों में तो काफी अच्छी सफाई भी होगी, डिजाइन भी खुद करोगी और सिलोगी भी खुद। इस तरह सपना सुमन की दोस्त बन जाती है। समय यूं ही बीतता है और अब धीरे धीरे सुमन का ड्रेसिंग सेंस चेंज होने लगता है और कॉलेज के बच्चे भी उसके दोस्त बनने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सुमन कॉलेज से घर जा रही होती है तो रास्ते में उसके पिता उसको मिल जाते हैं और सुमन अपने पिता के साथ साइकिल पर बैठ जाती है और ये सब देख कविता कॉलेज के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उसका मजाक बनाने लगती है। अरे वो देखो गरीब को, भले ही आप कपड़े पहले से बेहतर पहनने लगी हो पर आज भी स्कूल के बच्चों की तरह अपने पिता के साथ साइकिल पर जा रही है। हाँ, मैं जा रही हूँ अपने पिता के साथ साइकिल पर क्योंकि हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं। पर देख लेना तुम, जैसे मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, कॉलेज में स्टूडेंट की सोच बदली, वैसे ही एक दिन मैं अपनी हैसियत भी बदल लूंगी और आज जो मुझ पर हंस रहा है कल को वही मुझसे बात करने को तरसेगा। उस दिन जाते हुए सुमन सभी को करारा जवाब देकर जाती है, जिसके बाद सभी का मुंह बंद हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के दिन नजदीक आने लगते हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए टीचर डिजाइनिंग कर रहे स्टूडेंट से भरी क्लास में अनाउंसमेंट करने आती है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, अगले महीने आपका फेयरवेल है कॉलेज में और इसी दिन प्लेसमेंट वाले भी आएंगे। तो ये आपकी फेयरवेल पार्टी के साथ आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहां आप सभी अपनी खुद की ड्रेस बनाकर तैयार होकर आ सकते हैं और जिसकी भी ड्रेस ब्रांड्स या डिजाइनर को पसंद आएगी शायद वो आपको हायर कर ले और अपनी कॉलेज में या अपने ऑफिस में इंटर्नशिप दें। मेरे पास 1 महीना है, मैं इस सुमन जितनी अच्छी ड्रेस तो नहीं बना पाती पर मैं इतनी अच्छी ड्रेस बनवा तो सकती हूँ। ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे ही हाथ लगेगी। सुमन, मुझे पूरा भरोसा है फेयरवेल ड्रेस सबसे अच्छी तुम्हारी ये होगी। फिक्र मत करो, तुम्हें भी किसी अच्छी कंपनी में ही इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। सुमन इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो घर जाकर बाजार से सस्ते कपड़े और कुछ सामान लेकर आती है और बिना खाना खाकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अरे बेटा, कॉलेज से आई तो सिलाई करने बैठ गई। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तो खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। एक काम कर, तू सिलाई कर पर खाना अपने पिता के हाथ से खा ले। पापा, आप मेरी कितनी फिक्र करते हैं। इस तरह सुमन मशीन पर बैठकर सिलाई कर रही होती है तो वहीं अशोक अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिला रहा होता है। तो वहीं दूसरी ओर अपने पिता से बात करके कविता एक बड़े फैशन डिजाइनर के पास जाती है और वहां अपनी पसंद का ड्रेस सिलवाती है। मुझे एक ऑफ शोल्डर गाउन चाहिए, वो भी ब्लू रंग का और पीछे पूरा बैकलेस होना चाहिए और वो गाउन मुझे 10 दिन के अंदर चाहिए। बन जाएगा मैडम? कविता ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। तो वहीं सुमन खुद अपने लिए एक प्रिंसेस गाउन बनाती है। देखते ही देखते कॉलेज के फेयरवेल का दिन आ जाता है, जहां सभी बच्चे अलग अलग ड्रेस पहनकर आते हैं। तो कोई गाउन पहनता है, तो कोई लहंगा, तो कोई वहीं कुछ 1 पीस डाले होते हैं। तो वहीं कविता अपना ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर कॉलेज जाती है। ओह माय गॉड कविता, तू इतना अच्छा डिजाइन कर सकती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तेरा ये गाउन तो मुझे बहुत पसंद आया। वो लड़की कविता की ड्रेस की तारीफ कर ही रही होती है कि तभी वहां अपनी ड्रेस पहनकर सुमन आती है और सभी की नजरें सुमन पर आकर टिक जाती हैं। सुमन का प्रिंसेस गाउन और उसकी क्राउन उसे बिल्कुल प्रिंसेस बना रहा था और वो प्राउडली वॉक करके आती है, जिसके बाद सुमन पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ देर बाद सभी मैदान में लगी कुर्सियों पर बैठते हैं और तभी वहां पर लगे स्टेज पर बड़े बड़े डिजाइनर आकर बैठकर वो लोग भी सुमन की प्रिंसेस ड्रेस देखकर आपस में बात करते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, बट कुछ की ड्रेस तो डिजाइनर से बनवाई हुई है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे उस लड़की का प्रिंसेस गाउन पसंद आ रहा है, सबसे अलग, जिसे पहनकर वो सच में प्रिंसेस लग रही है। बहुत ही यूनिक और नया डिजाइन है। मैं तो अपनी कंपनी में ऐसे ही टैलेंटेड स्टूडेंट को इंटर्नशिप करने का मौका दूंगा। अब कंपनी वाले टीचर से बात करते हैं और टीचर सभी स्टूडेंट को सामने देखने के लिए कहते हैं। हमने फैसला किया है कि हम इतने स्टूडेंट्स में से किसी को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका देंगे और वो नाम है मिस सुमन का। ऐसे कैसे आप इस गरीब को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? मैंने अपनी ड्रेस पर पूरे 50,000 रुपए खर्च किए। जानते भी हैं कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से बनवाई है? हाँ,
हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तुमने अपनी ये ड्रेस हमारे सबसे काबिल डिजाइनर से बनवाई है, इसीलिए हमने तुम्हारी ड्रेस को ना सेलेक्ट करके सुमन के सुंदर से प्रिंसेस गाउन को सेलेक्ट किया। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ड्रेस अच्छी, एक तुम्हारी और एक सुमन की, पर तुमने ये ड्रेस खुद से नहीं हमारी डिजाइनर से बनवाई है, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करते हैं। और सुमन ने अपनी मेहनत से बनाई है, इसलिए हमने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी है। माना कि दिमाग तुम्हारा है पर काम तो किसी और का है। सुमन, आइए अपना लेटर लेकर जाएं। थैंक यू सर, मेरे पापा बहुत खुश होंगे। मेरी इस मेहनत के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ है। मैं मन लगाकर काम करूंगी। इस तरह सबसे बड़ी कंपनी से सुमन को ऑफर मिलता है और अब वो कॉलेज खत्म होने के बाद एक बड़े फैशन डिजाइनर की कंपनी के लिए काम करती है और धीरे धीरे तरक्की के आसमान को छूने लगती है और अपना सपना पूरा करती है।